ओके एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? चलें स्टार्ट करें आज का सेशन। तो आज के सेशन में दोस्तों हम कवर अप करने वाले हैं क्या? केस स्टडी। तो जितना अभी तक हमने कवर किया, तो आगे फ्री कंसेंट की केस स्टडी कवर करेंगे, इसके बाद कंसिडरेशन एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड केस स्टडी कवर करेंगे। सो गाइस, रेडी हैं आप सब? अच्छा, डाउट आ गया। बताओ 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 बेटा, बताओ डाउट क्या है? बताइए बताइए, क्या है? हम्म, राइट, बराबर है ना। तो जो 64 एंड 72 में बात कही गई थी कि अगर कोई भी पार्टी ने कोई भी पैसा लिया हुआ है, तो कोर्ट क्या कर देगा? उन सारे चीजों को सेट असाइड कर दे। सेट असाइड का मतलब साइड में रख देगा, और जो खुद का जजमेंट देगा वो जजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। सेट असाइड का मतलब जैसे सपोज मान लो, मैंने क्या बोला, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया एडवांस में, बराबर है। अब सामने वाला क्या निकल गया? मिस रिप्रेजेंट किया हुआ था, है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया था, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी है। तो अब अगर मेरा मूड बनेगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो रिजेक्ट करूंगा। मेरा मूड बन रहा है कि अब मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, तो मैंने रिजेक्शन के लिए बोला कि नहीं भाई, मेरे को कंटिन्यू नहीं करना, मेरा 1 लाख रुपए वापस करो, बराबर। सामने वाला 1 लाख रुपए वापस नहीं किया, उसने कोर्ट में सू कर दिया। हाँ या ना, कि भाई हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है, और मैंने जो 1 लाख रुपए इसने एडवांस दिया वो वापस ले रहा है, मुझे नहीं देना 1 लाख रुपए, बराबर है ना। ऐसा केस करेगा वो। तो कोर्ट बोलेगा सिंस देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट मिस रिप्रेजेंटेशन, सॉरी अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो मैं इस केस को क्या कर रहा हूँ? सेट असाइड कर रहा हूँ। मतलब 1 लाख जो इसने दिया है, ये सारी चीजें साइड में रखो। अभी आपने क्या किया वो मुझे डिस्कस नहीं करना। अब मुझे शुरू से बात बताओ। कोर्ट क्या बोलेगा? मुझे शुरू से बात बताओ, मुझे शुरू से बात समझनी है। अब वो दोनों पक्ष को सुनेगा, और उसको जो भी लगेगा, जिस भी पक्ष के फेवर में वो डिसीजन देना चाहता है, कोर्ट डिसीजन दे सकता है, और वो डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट द स्टेटमेंट इज। समझ में आया? तो अल्टीमेटली ये जो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है? 64 एंड 72 की ही बात कर रहा है। यस और नो? क्लियर एवरीवन? चलो, बढ़िया। हाँ जी बेटा। हाँ हाँ। हम्म। नहीं नहीं, अगर आप केस करोगे कोर्ट में तब ये लगेगा ना बेटा। सी, मिस रिप्रेजेंट सिंपल सा इसको आप ना स्टेप में समझो। स्टेप में समझोगे तो सिंपल से समझ में आएगा। स्टेप क्या बोलता है कि अगर क्या हो बेटा, कोएर्सन हो, बराबर, या तो फिर क्या हो बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, या फ्रॉड हो, बराबर है, यस और नो, या तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। पहला स्टेप क्या होता है ये बताओ? पहला स्टेप क्या होता है कि ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, बोलो हाँ या ना। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। अब चूंकि ये वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी है, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? या तो वो पार्टी क्या कर लेगी, इसको एक्सेप्ट कर लेगी, या तो क्या कर देगी बेटा? रिजेक्ट कर देगी। बोलो हाँ या ना। एक्सेप्ट करेगी तो कोई केस होता है क्या? कोई केस ही नहीं होता, सब कुछ ओके है, ऑल इज वेल। बोलो हाँ या ना। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बेटा? जब केस एक पार्टी क्या कर रही है, बोलो जरा फटाफट से, रिजेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? रिजेक्ट कर रही है। तो अदर पार्टी क्या करेगी? अदर पार्टी क्या करेगी? सू करेगी। बोलो हाँ या ना। अगर एक पार्टी केस को क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी, तो अदर पार्टी क्या करेगी? सू करेगी, क्योंकि इनफोर्सेबल है ये। क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या है बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बोलो हाँ या ना। पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ना, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए अदर पार्टी सू कर सकती है। अब जब कोर्ट ये सू कर रही है, तो कोर्ट, सॉरी, केस किसके पास जा रहा है बेटा? कोर्ट के पास। किसमें? 19A में। बोलो हाँ या ना। तो कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो फाइनल डिसीजन होगा। बोलो यस और नो। इसमें किसी को कोई डाउट है?
नहीं। बट अगर केस होता है कहां वाला बेटा, 19 वाला, कहां पे होता है कोड, कहां, हाँ, केस कौन सा होता है बेटा, 19 वाला, तो उसके लिए सीधा सा पिक्चर है 64 एंड 72, आंख बंद करके बोलो हाँ या ना। अगर 19 में आ रहे हो, 19 मतलब कोएर्सन में आ रहे हो, फ्रॉड में आ रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन में आ रहे हो, तो आप 19 में जाओगे, बोलो हाँ या ना। और 19 में जाओगे तो 64 क्या बोलता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, जिसने जो भी लिया है वो वापस कर दो, बात खत्म हो गई। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अभी भी कुछ डाउट है? यस। खामोशी इसका मतलब डाउट है बेटा। बेटा डाउट को अनसॉल्व मत रखिएगा, जितनी बार डाउट है उतनी बार आप पूछो, मैं बताऊंगा डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं डाउट सॉल्व नहीं करूंगा। आप प्लीज, जब तक डाउट क्लियर नहीं होता आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें बताओ क्या चीज नहीं समझ में आ रही है, ये वाले चार्ट में कहां पे डाउट आ रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से एवरीवन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो एवरीवन। पक्का इसमें कोई डाउट नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, कुछ केस स्टडी देखते हैं, है ना। इसके बाद देखते हैं कि क्या दिमाग में डाउट आता है, क्या डाउट सॉल्व हो जाता है, चलेगा एवरीवन, है ना। तो चलिए आ जाइए, केस स्टडी पे आते हैं। ओके, चलिए बेटा, ना ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप डिस्कस करें फटाफट से। मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं बेटा, इसमें आपका ही एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, जहां जहां पे आपको डाउट आएगा वो डाउट मैं क्लियर करता चलूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, गो अहेड। Student was induced by his teacher to sell his brand new car to the latter at a less than the purchase price to secure more marks in the examination. Accordingly, the car was sold. However, the father of the student persuaded his child to sue his teacher. State whether the student can sue the teacher. बोलो जरा फटाफट से। आगे ये बताओ, इस केस को अगर सॉल्व करना है तो कितने पॉइंट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर 1 क्या रहेगा बेटा, फैक्ट ऑफ द केस क्या रहेगा, और फैक्ट ऑफ द केस में क्या लिखोगे, जल्दी बोलो फटाफट से। और टीचर, राइट, इन इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड his student to sell his brand new car at less than purchase price, right? To give him, sorry, yes, in order to score him more marks in subject, yes or no, and accordingly it was executed, right? यही था फैक्ट ऑफ द केस। इशू क्या था, whether it involves undue influence and student can sue his teacher, right? Yes or no? यही था ना, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। प्रोविजन क्या बोलता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से आप। ये देखो, ये दो चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है क्या? स्टूडेंट ने इन तीन चीजों पे फोकस करना है। बताओ, अब आप जो भी बोलोगे ना,
मैं यहीं पे कहीं पे तो भी लिखने वाला हूं। या तो आप प्रोविजन की बात करोगे, या तो आप एनालिसिस की बात करोगे, या तो फाइनल आंसर की बात करोगे, और एग्जाम में लिखना भी ऐसे ही है। किसी को कोई डाउट है? अगर 2 मार्क के लिए केस स्टडी है तो फिर इतना मत लिखना, ये दोनों चीजें उड़ा देना। अगर 2 मार्क के लिए तो ये दोनों चीजें उड़ा देना, आपने सिर्फ ये 3 चीजें लिख देना। आ रही है बात समझ में? और अगर उसने 5-6 मार्क के लिए पूछ लिया तो ये 2 चीजें ऐड कर देना उसमें। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ, यस। तो बताओ जरा फटाफट से, प्रोविजन क्या है, आपका एनालिसिस क्या है बेटा, और फाइनल आंसर क्या होगा? कौन बताना चाहेगा? यस, अमन, बोलिए बेटा। ओके। हाँ। ओके। हम्म। राइट, आपने एक पॉइंट इसमें मिस किया ना बेटा अमन, डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स, बराबर। तो जब भी आप बेटा, हाँ, जब भी आप प्रोविजन लिख रहे होगे तो एज पर द, कम ऑन, एज पर द सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोलो हाँ या ना। कौन सा बेटा? 1872। यस और नो? बराबर है या नहीं है? यस और नो? यस। ट्रांजैक्शन इज सेट टू बी अनड्यू इन्फ्लुएंस। यही है मतलब ना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप प्रॉपर तरीके से लिख लेना। क्या क्या होना चाहिए? देयर हैज टू बी रियल और फिड्यूसरी रिलेशनशिप, बोलो हाँ या ना। उसके अलावा क्या बताया था? डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स, बोलो हाँ या ना। एंड एज अ रिजल्ट क्या होना चाहिए बेटा? ऑब्टेन व्हाट? अनफेयर एडवांटेज। इसके अलावा मैंने कुछ बोला था क्या लिखने को? नहीं, बस बात खत्म हो गई। अब एनालिसिस, ये आपका प्रोविजन हो गया, बराबर है क्या? यस और नो? अब यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे फिड्यूसरी रिलेशनशिप है बिकॉज देयर इज अ टीचर, देयर इज अ स्टूडेंट, बोलो हाँ या ना। तो एनालिसिस में लिखना पड़ेगा, सिंस इन दिस केस देयर इज अ टीचर एंड देयर इज अ स्टूडेंट, सो देयर इज अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप। yes or no? And there is what domination, the will can be dominated by one party, yes or no, in order to obtain the, come on, अनफेयर एडवांटेज। और अनफेयर एडवांटेज क्या हो गया? लेस देन द परचेज प्राइस, बोलो हाँ या ना। बराबर है ना? तो ये केस क्या हुआ बेटा? अनड्यू इन्फ्लुएंस का हो गया, बराबर है? बराबर है, यस और नो? फिर इसी में प्रोविजन में क्या लिखोगी? इफ देयर इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, यस और नो, द कॉन्ट्रैक्ट इज, कम ऑन, सेट टू बी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ या ना। एट द ऑप्शन ऑफ, बोलो ना, पार्टी, अंडर सेक्शन 19A। बहुत बढ़िया। कुछ कुछ अलग से लिख रहा हूं या वही चीज लिख रहा हूं जो आपको बताई थी मैंने? वही अच्छा, बट ये जो चीजें मैंने बताई है, अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी होती तो क्या आप ये चीज लिखते थे? नहीं लिखते थे बेटा, और यहीं पे गड़बड़ करते हम। बराबर है ना? तो अगर अपन ने प्रोविजन लिख दिया है तो एनालिसिस में क्या हो जाएगा? सिंस देयर इज अ teacher and student, there is involvement of what teacher and student, there is a fiduciary relationship, and teacher has a that domination of will of what? Students, right? And accordingly he has dominated him for sell to sell his car at less than purchase price, and accordingly he did that. Am I right or not? So teacher has gained what? Unfair advantage out of that relationship. Hence it is a clear cut case of what? Undue influence, and it is a voidable contract at the option of the aggrieved party, that is what called as student. Yes or no? बराबर है? यस। अब ये पूछ रहा है, क्या स्टूडेंट कैन सू द टीचर, बोलो जरा फटाफट से। सू द टीचर, बराबर है क्या? यस और नो? यस। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कम ऑन,
अनड्यू इन्फ्लुएंस, यस और नो? ये देख लो, आप आंसर आ गया आपका। और क्या उसने वही चीज लिखी है जो मैंने बोला था? Yes, A can, come on, sue his teacher on the ground of what? Come on. Undue influence under section 16 में था, तो इसने 16 को क्या किया बेटा? डिफाइन कर दिया। That is the relation between the parties, and one of the parties in a position to dominate the will of others and obtain an unfair rate. इसके अलावा इसने कुछ लिखा है क्या? बोलो जरा फटाफट से। तो ये क्या हो गया? इसका प्रोविजन हो गया। क्या हो गया? प्रोविजन। बराबर है क्या? यस और नो? यस। एंड देन इसके बाद इसने क्या बोल दिया? किसी ने इसको यहाँ पे एनालिसिस भी ले लिया, सिर्फ आपने यहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर लिख देना है। बराबर है क्या? क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और यहाँ पे ये देखो, इसने क्या लिख दिया बेटा? सेक्शन 19 ए। बराबर है, भले इसने 19 ए नहीं लिखा, बट लिखा है कि नहीं लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट एज अ रिजल्ट ऑफ coercion, undue influence, fraud, misrepresentation would be, come on, voidable at the option of the person. चूंकि इसने 19 ए नहीं लिखा था, इसलिए इसने सब कुछ कवर किया है। बोलो हाँ या ना? और अगर आप सेक्शन लिख रहे होते तो आप क्या लिखते? कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट एज अ रिजल्ट ऑफ undue influence would be voidable at the option of the person. I hope I am clear with this. आप समझ रहे हो? आप आईसीआई के भी आंसर से बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो चुके हो। आईसीआई भी नहीं लिख रहा है, उसको उसको भी नहीं पता है यहाँ पे कि कोएर्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस से अलग है। बोलो हाँ या ना? भले ही वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी है, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस 19 ए में कवर होता है एंड कोएर्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन 19 में कवर होता है। आई होप आई एम क्लियर। हाँ, तो इसमें इसमें आपको लग रहा है ऐसी कोई चीज थी जो हमने मिस कर दी है जो इसमें नहीं है बेटा? नहीं, ऐसी कोई भी चीज। अच्छा, दूसरी बताओ, इसमें जो चीजें लिखी हुई है, क्या अपने से इसने फेक के लिखा हुआ है या एकदम सेक्शन का लिखा हुआ है? तो बेटा अगर बिना सेक्शन पढ़े हम लिखेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ के, चाहे वो आईसीआई मॉड्यूल में लिखा है या कुछ भी है, तो क्या हम ये शब्द लिख पाएंगे? आपको लगता है? तो सेक्शन पढ़ना जरूरी है। हाँ, आगे बात समझ में बेटा, क्योंकि केस स्टडी आएगा तो आपको सेक्शन की ही वर्डिंग लिखनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको सेक्शन को पढ़ने के लिए ज्यादा इंसिस्ट करता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट में लिखवा सकता हूँ, देखो ये हुआ तो ये हो जाएगा, पर आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एम आई राइट और नॉट? पर जब मैं सेक्शन दिखा देता हूँ तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये सेक्शन में लिखा हुआ है। बराबर है क्या? है ना? देखो, एक सब्जेक्ट है अपने पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है कि नहीं है? इकोनॉमिक्स में जो लिख दिया, जरूरी नहीं कि वही यूनिवर्सल ट्रूथ हो। हर एक के थॉट अलग अलग हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स में हो सकता है क्या? एडम स्मिथ का अलग है, यस और नो? बाकी के जो बाकी के जो भी है उसमें क्या क्या नाम है उसमें, है ना, सबके। रॉबिन्स का अलग है अपना परसेप्शन, है या नहीं है? मार्शल का अलग है अपना परसेप्शन, क्योंकि वो बेटा लॉ नहीं है। बराबर है, हर एक ने एक ही बात नहीं करना, बट बेटा ये लॉ है ना? चाहे आप किसी से भी पूछोगे, आंसर यही देगा वो, इसके अलावा नहीं देगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ, आप अपनी लैंग्वेज अलग रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ग्रामेटिकल मिस्टेक होने दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ में ग्रामेटिकल मिस्टेक का कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर आपकी टूटी फूटी इंग्लिश भी है तो भी चलेगा, सिर्फ कोशिश ये करो कि उससे कॉन्सेप्ट निकल आए जो सही में है। जो सेक्शन बोल रहा है वो कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ना आपकी ग्रामर को देखा जाएगा, ना ही आपकी टूटी फूटी इंग्लिश को देखा जाएगा। देखा जाएगा तो क्या देखा जाएगा बेटा? सिर्फ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कब आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझना है तो आप उसको अपनी ही लैंग्वेज में समझ सकते हो, रिप्रेजेंट आप इंग्लिश में करो, दैट डजेंट मैटर। आई होप आई एम क्लियर। पक्का? 100%? चलो, चलिए बेटा, सेक्शन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। कोशिश करेंगे क्या अपन? यस, एक बार कोशिश कर लेते हैं। बराबर है क्या? चलिए, कॉमन बच्चा लोग।
हाँ जी, कुछ समझ में आया एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 8 में कितने पॉइंट्स दिए गए बेटा? कितने एक्टिविटीज है? 3। हाँ या ना? सबसे पहला काम करना अपने को। देखो मैंने क्या बताया था, इसमें फैक्ट और इशू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इवेंट वाइज क्वेश्चंस पूछा गया। बोलो हाँ या ना? छोड़ दो। तो अल्टीमेटली अपने को क्या करना है बेटा? सबसे पहला काम क्या करना है? प्रोविजन लिखना है। क्या लिखना है? दूसरा क्या करना है? एनालिसिस। और तीसरा क्या करना है बेटा? फाइनल आंसर। बोलो हाँ या ना? यस और नो? और ये आपको अलग अलग, हाँ, एक के लिए अलग प्रोविजन, एनालिसिस, फाइनल आंसर नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, एक ही में लिखना है। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? तो इसको लिखने का तरीका कैसा हो? जब भी इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए, आप सीधा पहले नंबर पे आओ। पहले नंबर पे क्या लिख दो? प्रोविजन। क्या लिख दो? प्रोविजन। बराबर है? यस और नो? और कोशिश करो एक या दो लाइन में समेट दो इसको, खत्म। फिर एनालिसिस एंड देन फाइनल आंसर। बोलो हाँ या ना? बराबर है? तो अब बताओ, अगर ये पहला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एक्स प्रॉमिस टू सेल स्कूटर टू वाई फॉर रुपीज 1 लाख, हाउएवर द कंसेंट ऑफ एक्स हैज बीन प्रोक्योर्ड बाय वाई एट अ गन पॉइंट। जल्दी बोलो फटाफट से, क्या होएगा? है ना? तो अल्टीमेटली इसने क्या पूछा है बेटा? पूछा क्या इसने, बताओ? टाइप ऑफ द, क्या पूछा इसने? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? जल्दी बोल दो। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। बोलो हाँ या ना? बिकॉज ऑफ कोएर्सन। बोलो हाँ या ना? तो लिखने का तरीका क्या होगा? इट इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एज इट इन्वॉल्व्स व्हाट? कोएर्सन, which is defined under section, come on, 15. yes or no? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, come on, under section 19. समझ में आया या नहीं आया? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। ओके। देन इसके बाद कम ऑन, सेकंड वाला बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गई? क्योंकि ये सिर्फ पूछ रहा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिटेल नहीं पूछ रहा। आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बता दो क्या है, बस। सेकंड वाला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? क्यों बेटा? वाइड वाइड कॉन्ट्रैक्ट है? कम ऑन एवरीवन, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? फिर अटक गई क्लास। जल्दी बताओ फटाफट से, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? क्यों? वाई इट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये बताओ। टाइम बार्ड डेट है। बोलो हाँ या ना? टाइम बार्ड डेट मैंने कहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? हाँ, टाइम बार्ड डेट पढ़ाया था ना। और इसमें लिखा हुआ था कि अगर आपने प्रॉमिस टू पे कर दिया टाइम बार्ड डेट को, कुछ ऐसा लिखा था, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, है ना? तो इसे क्या माना जाएगा? कम ऑन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कुछ याद आ रहा है क्या बेटा? यहाँ पे कुछ भी कंसिडरेशन नहीं था, फिर भी कम ऑन, इसको क्या माना गया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया था, बराबर है। बट कब माना गया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? जब टाइम बार्ड डेट को आप प्रॉमिस कर दो पे करने के लिए। क्या यहाँ पे कोई प्रॉमिस किया था बेटा? 2015 में इसने गुड्स खरीदा था और बोल रहा है 2019 में क्या हुआ? पेमेंट तब तक नहीं दिया गया। क्या 2019 के बाद उसने कोई प्रॉमिस किया क्या कि मैं पे करूंगा? पर अगर प्रॉमिस कर देता तो ये मरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट जिंदा हो जाता या नहीं हो जाता? और इस केस में आप इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? बट ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि पहले वैलिड था, बट बिकॉज ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हो गया बेटा? बोलो जरा फटाफट से। आगे बात समझ में? यस और नो? क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अनइनफोर्सेबल। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। क्लियर है एवरीवन?
ओके, थर्ड बताइए बेटा फटाफट से। अच्छा, ये टाइम बार्ड क्यों हुआ? क्योंकि लिमिटेशन ऑफ एक्ट कितना बोलता है? 3 इयर्स, बराबर है ना? लिमिटेशन ऑफ एक्ट में कितना दिया हुआ है बेटा? 3 इयर्स दिया हुआ है। चलो थर्ड वाला बताओ बेटा, थर्ड वाला बताओ। चलो, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। पक्का? इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बेटा, अच्छे से ध्यान दो। अभी येट टू बी परफॉर्म्ड है, अभी परफॉर्म हुआ है क्या? ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? वैलिड नहीं बोलेंगे अपन, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इट इज क्लासिफाइड अंडर, कम ऑन, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अभी तक ना ही टीचर ने कोई लेक्चर स्टार्ट किया है और अभी तक ना स्टूडेंट ने कोई फीस पे किया है, बोलो हाँ या ना। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? चलो, ये आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कम ऑन गो अहेड। ये रहा। हाँ जी बेटा, अच्छे से सोचना। आगे मेरे को ये बताओ, प्रोविजन कौन सा लगेगा? आगे सही जगह पहुंचना तो जरूरी है ना, कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। मिस्टर श्याम owned a motor car. He approached Mr. Harish and offered to sell his motor car for rupees 3 lakhs. Mr. Shyam told Mr. Harish that the motor car is running at the rate of 20 kilometers per liter of petrol. Okay. Both the fuel meter and the speed meter of the car were working perfectly. Mr. Harish agreed with the proposal of Mr. Shyam and took delivery of the car by paying rupees 3 lakhs. Okay. मतलब उसने क्या किया? पे कर दिया उसने। एंड श्याम ने अपनी कार को भी ये डिलीवर कर दिया, तो दोनों ने ही अपनी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी, बोलो हाँ या ना। यस। आफ्टर 10 डेज, मतलब परफॉर्मेंस होने के बाद 10 दिन बाद क्या होता है? मिस्टर हरीश केम बैक विद द कार एंड स्टेटेड दैट द क्लेम मेड बाय मिस्टर श्याम, जिसने कार बेची थी, regarding fuel efficiency was not correct, and therefore there was a case of what? Misrepresentation. Referring to the provisions of Indian Contract Act 1872, decide and write whether Mr. Harish can resign the contract on the above ground. Come on, everyone. ये क्या बोल रहा था? अच्छा, श्याम क्या बोल रहा है बेटा? मिस रिप्रेजेंटेशन क्या बोल के कह रहा है? कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो सही नहीं थी, बोलो हाँ या ना। और फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया बेटा? फ्यूल मीटर एंड स्पीड मीटर, बोलो हाँ या ना। बराबर है ना? तो बोल रहा था कि पहले भाई ये बराबर काम कर रहा है, लिखा है वहां पे ऑफ द कार वर वर्किंग परफेक्टली, बट 10 दिन बाद बोल रहा है कि साहब फ्यूल एफिशिएंसी गड़बड़ है इसका। बोलो जरा फटाफट से आगे। तो मेरे को ये बताओ, श्याम अपनी जगह सही है या हरीश अपनी जगह सही है? अच्छा, दोनों सही है अपनी जगह, साहब गलत कौन है फिर? अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बताओ। चलो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट बताना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं पूछ रहा है, बराबर है? बोलो जरा फटाफट से। तो चलो इस बार ना थोड़ा सा अलग एक्सरसाइज करते हैं, उल्टी गाड़ी चलाते हैं अपन। चलाएंगे उल्टी गाड़ी? ये बताओ, रिसाइंड कब कर सकता है? चलो अब उल्टा बताओ, रिसाइंड कब कर सकता है बेटा? जब, कमॉन, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये रिसाइन तभी कर पाएगा, वाइडेबल जब होगा तभी कर पाएगा। तो ये बताओ, वाइडेबल होने के लिए क्या चाहिए? मिस रिप्रेजेंटेशन, बोलो हाँ या ना।
और मिस रिप्रेजेंटेशन प्रूफ करना पड़ेगा इस केस में। यही मतलब हुआ ना। रिसाइन तो वो तब कर सकता है जब वाई डबल होगा, वाई डबल तब होगा जब इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन होएगा। तो बताओ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ या नहीं हुआ है, बस इतनी सी बात कर रहा है ये। कैसे हुआ है बेटा? कमन कमन कौन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो मैंने सारी चीजें पढ़ाई है और मैं यहाँ पे जो केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसा एक बात नहीं कहूंगा जो मैंने नहीं पढ़ाया आपको बेटा। बताओ। हाँ जी बेटा। अच्छा एक बात बताओ, मिस रिप्रेजेंटेशन किस पॉइंट पे आके क्लेम कर रहा है सामने वाला? फ्यूल एफिशिएंसी, बोलो हाँ या ना। यही बोल रहे हैं ना कि भाई जो आपने फ्यूल एफिशिएंसी बताई थी वो करेक्ट नहीं है, इसलिए बोल रहा है मिस रिप्रेजेंट। तो बाकी की चीजों को गोली मार दो, फोकस कहां पे करो? फ्यूल एफिशिएंसी। तो अब मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? गलती से गलती। तो क्या फ्यूल एफिशिएंसी को लेके गलती से गलती हुई है या नहीं हुई है? कम ऑन एवरीवन। बराबर काम कर रहे थे, फिर भी गड़बड़ हुआ, यस और नो? यस। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से, मिस रिप्रेजेंटेशन है, बराबर है। अच्छा ये बताओ, ये जो लाइन लिखी गई है इसका क्या मतलब है? बोथ द फ्यूल मीटर एंड द स्पीड मीटर ऑफ द कार वर वर्किंग परफेक्टली। भले एकदम डंके की चोट पे ये बात बोली गई है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब है ना परफेक्टली, मतलब डंके की चोट पे ये बात बोली गई थी, बोलो हाँ या ना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था बेटा? ड्यू डिलीजेंस हुआ था। देखो मैं पिक्चर कवर कर रहा हूँ, अब तुम बोलोगे सर ये ड्यू डिलीजेंस शब्द कहाँ से आ गया, तो बेटा आप याद करो ड्यू डिलीजेंस शब्द ये कहाँ से आया है। ये मैं अपने से नहीं ला रहा हूं कोई भी शब्द, ये ऑलरेडी सेक्शन में है। मैं बोल रहा हूं कि ये कीवर्ड्स आपको याद होना चाहिए बस। और मैंने क्या बोला था बेटा, याद करो। एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन में बोला था ना। क्या बोला था एक्सप्लेनेशन में? अगर केस क्या है बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन का है या साइलेंस का है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? फ्रॉड हो रहा है। और सामने वाले कस्टमर ने क्या किया हुआ है, जल्दी बोलो फटाफट से? ड्यू डिलिजेंस किया हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, बोलो हाँ या ना। देखो क्या मजे ले लिया इसने, मालूम है क्या तुमको? इसने बहुत गंदे तरीके से मजे लिया स्टूडेंट के साथ। इसने ये शब्द को जब लिखा तो सामने वाला स्टूडेंट इसको कंसिडर ही नहीं कर पाया कि ये ड्यू डिलिजेंस का पार्ट है, इसलिए उसने बोल दिया मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। यस और नो? अगर इस केस स्टडी में इसने लिख दिया होता कि ड्यू डिलिजेंस किया है तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाता। बट इंस्टीट्यूट ने मजे लिए यहाँ पे स्टूडेंट के साथ, बहुत भद्दा मजाक किया है इस तरीके से स्टेटमेंट लिख के। और आपने फोकस नहीं किया कि ये जब बात कर रहा है इतने डंके की चोट पे वर्किंग परफेक्टली, मतलब क्या है बेटा? चेक हुआ होगा तभी तो बोल रहे परफेक्टली काम कर रहा है। यस और नो? यस और नो? यस। तो कहने का मतलब फ्रॉड हुआ हरीश के साथ, एग्रीड। बट ये क्या था बेटा, कौन सा केस था? मिस रिप्रेजेंटेशन का केस। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो वहां पे केस रिसाइंड नहीं हो सकता। इट्स रिमेन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ या ना। अब पढ़ के देख लो बेटा, यही शब्द लिखा हुआ है। और आपको लग रहा है बेटा ये मैंने हवा में ये लिखी गई है बात, या एक्चुअल में यही बात थी? बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले तो इसने इसने क्या किया बेटा? इसने क्या किया बोलो जरा? सेक्शन 19 कवर कर दिया कि सेक्शन 19 वाइडेबल तभी होता है जब क्या हो? कोएर्सन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, बोलो हाँ या ना। और चूंकि 19 लिख रहा है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लिख सकता ये भी बात बराबर है। देखो छोटी छोटी बातें मैंने आपको कवर करवाई हुई है, यस और नो? यस। बट चूंकि ये केस किसका है बेटा? फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों कवर है इसमें, है ना? कि मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा फ्रॉड हो रहा है, बोलो हाँ या ना।
हाँ, तो यहाँ पे लिखा है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन insists that the contract shall be performed, that he shall put in the position in which he would have been if the representation made had been true. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी कंसेंट फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा आ रहा है और उसकी वजह से सामने वाले को इंसिस्ट किया जा रहा है एंड दैट ही शैल बी पुट इन द पोजीशन, और उसको वहां पे उस पोजीशन पे लाया गया कि हाँ अब वो भाई एक्सेप्ट कर ले कॉन्ट्रैक्ट को, तो इस केस में क्या माना जाएगा? बोलो जरा फटाफट से, केस ऑफ व्हाट, कम ऑन, मिसरिप्रेजेंटेशन, यस और नो? नो, मिसरिप्रेजेंटेशन। पर अगर सामने वाले ने क्या किया हो बेटा? हाँ, तो बोलो जरा फटाफट से, क्या वो वाइडेबल होगा? नो, एक्सेप्शन है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहाँ पे वाइडेबल हो सकता था, बट चूंकि यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस आ गया, बोलू ना, इसलिए नॉट अ, कम ऑन, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हाँ या ना? और चूंकि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा, तो ये रिसाइंड भी नहीं होगा। देखो इसी बात पे इसने पूरा फोकस लिया है कि नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस था, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल, और लास्ट में फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? हरीश कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया था। मैंने बोला था क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेदर मिस्टर हरीश कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? मिस्टर हरीश कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर। कुछ केस स्टडी समझ में आई बेटा? पूरा गेम किसका है? फैक्ट ऑफ द केस का गेम है, इशू ऑफ द केस का गेम है, ये प्रोविजन का गेम है? प्रोविजन का गेम है बेटा, क्योंकि अगर आप प्रोविजन नहीं लिखोगे, आप अपनी लैंग्वेज अपने से फेंकोगे उसको, तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। चलो बेटा, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 10 आता है। चले, मजा आ रहा है? चलो बढ़िया। बेटा देखो, केस स्टडी पढ़ने का, मैं शुरू में केस स्टडी क्यों कवर नहीं किया? क्योंकि मेरे को पता है कि ये समझ में ही नहीं आएगा, और उस समय मैं ये शब्द दिखाता तो आप टेंशन में आ जाते कि नहीं आ जाते? आ जाते ना? ये सब अगर शब्द मैं उस समय दिखाता, आप टेंशन में आ जाते, सर ये ऐसे खतरनाक चीज अपने तो दिमाग में ही नहीं है साहब। ओए साहब, मैं तो फेल हो गया साहब, निपट गया, लो पहले से ही धराशायी। इसलिए कभी भी मैं शुरू में केस स्टडी नहीं टच करता हूँ। केस स्टडी कब टच करूंगा? जब एक लेवल पे आपको क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? और तभी केस स्टडी करना चाहिए बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, गो अहेड। आराम से बेटा, अभी एकदम एकदम झटके से नहीं बोलने का। सारा केस स्टडी पढ़ लिया क्या? पक्का? चलो बताओ, पक्का 100% ना? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया ये बताओ आगे। तो फाइनल आंसर में क्या आना चाहिए? फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? कि डॉक्टर रिकवर नहीं कर सकता, यही मतलब हुआ? पक्का 100%? तो चलो बताओ जरा फटाफट से, कैसे लिखेंगे इसको, कमान गो अहेड। सबसे पहला क्या करना है? हाँ, नहीं नहीं वो ठीक है, वो फॉर्मेट समझ में आ गया। प्रोविजन बताओ फटाफट से, क्योंकि देखो फैक्ट ऑफ द केस और इशू ऑफ द केस तो आप लिख लोगे, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, बराबर है ना? इशू ऑफ द केस में क्या आएगा? कैन डॉक्टर रिकवर द अमाउंट, बराबर है ना? यही आएगा ना इशू में? बाकी का ये जो 4 लाइन है, इसको 2 लाइन में श्रिंक करके लिख देना, दैट वुड बिकम द फैक्ट ऑफ द केस, उसमें दिक्कत नहीं। प्रोविजन में बताओ कौन कौन से सेक्शन टच कराओगे? सेक्शन 16 एंड सेक्शन, आगे एक बार मैं आंसर देख लूं, क्या लिखा है बेटा? सेक्शन 16। वाह बेटा, इज्जत रख ली आप लोगों ने मेरी। हाँ, अपने लिए ताली बजा लो, बहुत सही जगह पहुंच रहे हो। पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे अपन सही जगह पे? तो बेटा 16 में क्या लिखा है ये भी पता है, क्या लिखा है बेटा? एक रिलेशन डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, बोलो हाँ या ना?
तो 16 की प्रोविजन आ गई। देन इसके बाद दूसरा क्या लिख देना बेटा 19 है। 19 में क्या लिखा था बेटा वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी व्हेन द एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कम ऑन यस और नो। इसके बाद क्या बोला था कि एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड ईदर कंप्लीटली और पार्टली बराबर है इफ अगर रिसीव कोई बेनिफिट किया हो एज द कोर्ट में डिसाइड। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो चूंकि ये केस अनड्यू इन्फ्लुएंस का है बराबर है ना, तो क्या वो रिकवर कर सकता है अमाउंट? नहीं कर सकता। बराबर है कि ना? बराबर है। मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पे वो कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता है बेटा? हाँ, नॉर तो ये कौन लिखेगा बेटा कि नॉर्मल फीस कर सकता है? अगर आपने सिर्फ कर दिया कि ये पैसा ही नहीं रिकवर कर सकता तो वो गड़बड़ हो जाएगा। बोलूँ हाँ या ना? तो इसमें अपने को एक चीज़ लिख देना बट ही कैन क्लेम हिज नॉर्मल कंसल्टेशन फीस फ्रॉम द चंदन। आई होप आई एम क्लियर। हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं कि आप पैसा ही नहीं ले सकते हो। तो कोर्ट नॉर्मली क्या डिसाइड करेगा कि आप जो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है, जो अनफेयर एडवांटेज है, वो आप नहीं ले सकते, बट जो आपका नॉर्मल बेनिफिट है, वो आप चार्ज कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। कोई डाउट है बेटा? चलो, आ जाते बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 11 गो अहेड। अब देखना अब आपका कैसा कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा ना, आप नेक्स्ट 5 डेज आपको खुद रियलाइज हो जाएगा बेटा। यूं कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है, बट पढ़ना आपको उसी तरीके से पड़ेगा जिस तरीके से मैंने बोला है। आ रहा है बात समझ में? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं बेटा। चलो। हम्म। क्या हो गया? स्टूडेंट कैन सू द टीचर। क्यों? क्यों क्यों? बस पिक्चर, हाँ पिक्चर क्लियर हो गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब 16 लगेगा और 19 ए लगेगा। और ये मैंने चार्ट में बना दिया था ना कि एक बार 19 ए लग गया तो बाकी कुछ नहीं लगना है। बराबर है ना? यस। तो यहाँ पे सू कर सकता है और पैसा वो ले सकता है। बोलो हाँ या ना? यस। क्लियर है एवरीवन? चलो बेटा। यस। आ जाते हैं अपन फटाक से। क्वेश्चन नंबर 12 गो अहेड। करंट कैन क्लेम द अमाउंट। चलो, एक तो फाइनल आंसर मेरे को मिल रहा है, और कोई देगा फाइनल आंसर? क्लेम कर सकता है क्या? चलो, मेरे को फाइनल आंसर आ रहा है कि क्लेम कर सकता है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं कर सकता है। नो क्लेम इज पॉसिबल। ठीक है, चलो दोनों भी लिख दिया मैंने। कुछ लोग बोल रहे हैं क्लेम कर सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं कर सकते। मतलब अभी डिलेमा में है चीजें। बराबर है? अच्छा चलो, मैं सबसे अच्छा कौन बोल रहा है क्लेम कर सकते हैं? कितने लोग बोल रहे हैं क्लेम कर सकते हैं? चलो पोलिंग कर लेते हैं। कितने लोग यस कम ऑन पोल कर सकते हैं? आगे फटाफट से आंसर दे दो, कितने लोग कर सकते हैं? रेस हैंड कर दो, समझ में आ जाएगा मुझे। आजाद बोल रहे हैं, अमन बोल रहे हैं, वेंकट बोल रहे हैं, जयराम बोल रहे हैं, सिमरन बोल रहे हैं कर सकते हैं सर क्लेम। पक्का है? तो चलो ये लोग मुझे बताओ क्लेम क्यों कर सकते हैं बेटा? चलो फटाफट से आगे आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी रुको। नहीं क्लेम कर सकते वो बाद में डिस्कस करेंगे। आगे क्लेम कर सकते, चलो वो व्यू लेते हैं अपन। कम ऑन। सी यहाँ पे मेरा पर्पस है बेटा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस आ रही है वो सही डायरेक्शन पे जा रही है। कम ऑन एवरीवन। चलो चलो एक मिनट बेटा। क्लेम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं आप ये बोल रहे हो? क्योंकि साइलेंस मेंटेन किया है। ओके। साइलेंस किया तो मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड ना। एक्टिव कंसीलमेंट है। अच्छा, एक्टिव कंसीलमेंट है, ठीक है।
तो एक्टिव कंसीलमेंट है, उसके साथ साइलेंस है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये इसका मतलब ये फ्रॉड हो गया, बराबर है क्या? चलो आगे बोलो। ओके, करण एग्री टू परचेज वुडन टेबल फॉर ए स्टडी रूम फ्रॉम मिस्टर एक्स, ठीक है। टेबल वाज इन गुड कंडीशन, वाज एग्जामिन्ड बाय करण, मतलब यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस भी आया बेटा। हाँ, बोलो जरा फटाफट से। तो जब ड्यू डिलिजेंस होगा तो क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो। ही फाउंड नो डिफेक्ट्स इन इट एंड पेड ₹20 फॉर दैट टेबल। लेटर ऑन फाउंड दैट वन लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन। मिस्टर एक्स हैज पेस्टेड द वुड एंड ट्राई टू हाइड द डिफेक्ट्स, ठीक है। तो एक्टिव कंसीलमेंट आप बोल रहे हो, ठीक है। कैन करण रिटर्न द टेबल एंड क्लेम द अमाउंट बैक, बोलो जरा फटाफट से। ड्यू डिलिजेंस हुआ है बेटा, ड्यू डिलिजेंस के बाद मैंने क्या एक्सेप्शन क्या बोला था कि जहां पर ड्यू डिलिजेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से। फ्रॉड नहीं माना जाएगा और उसे क्या माना जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, यही बोला गया था, बोलो हाँ या ना। तो अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो क्लेम कर सकता है क्या? नो। कितने लोग बोल रहे थे क्लेम कर सकता है भाई? अभी भी कितने लोग बोल रहे हैं? वेंकट बोल रहा है सर क्लेम कर सकते हैं, अभी नहीं बोल रहे अमन बोल रहा है कर सकते हैं क्लेम। अमन बताओ बेटा क्यों क्लेम कर सकते हैं? हाँ, एक्सेप्शन तो बोलता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अगर ड्यू डिलिजेंस हुआ है तो। तो साइलेंस मेंटेन किया, वहां पे लिखा है ना साइलेंस। साइलेंस के द्वारा अगर फ्रॉड हुआ है और ड्यू डिलिजेंस हुआ है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन में दिया था या नहीं दिया था? हाँ, फिर क्लेम, अच्छा ये बताओ क्लेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सुनो मैं गुरु, मेरी बात सुनो, मैं गुरु गुप्ता हूँ, टीचर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर जगह सही हूँ। आप मुझे चैलेंज कर सकते हो, ओके। यहाँ पे सजा किसी को नहीं मिलने वाली है। सी मान लो मैं लॉयर हूँ, आप दूसरे लॉयर हो, आप डिबेट कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ सर यहाँ पे देखो एक्सेप्शन में लिखा है इसलिए नो क्लेम, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी बात को कोई चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है या एडमिट कर लो, बोलो जरा फटाफट से। हाँ, ये बच्चा तो उल्टा ही बोल रहा है, फ्रॉड से मिस रिप्रेजेंटेशन किया, ये कहाँ लिखा है बेटा? ये कहाँ लिखा हुआ है? मिस रिप्रेजेंटेशन से फ्रॉड तो लिखा था, बट फ्रॉड से मिस रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं लिखा है। आई होप आई एम क्लियर। आप यार मेरे को चैलेंज नहीं कर पा रहे हो। कोई है जो मेरे को चैलेंज कर सकता है इस बात पे? अच्छा चलो मैं ये बोल देता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ तो भी एक चीज गलत लिखी है, अब चैलेंज कर दो। फिर से रिपीट करो बेटा इस बात को। फ्रॉड प्लस ड्यू डिलिजेंस है ना? सी बेटा सही बोल रहे, यहाँ पे क्लेम होगा और ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। रीजन है, एक्टिव कंसीलमेंट क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड? और बेटा एक्सेप्शन में क्या लिखा गया था? अगर या तो वहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो या साइलेंस हो और उसकी वजह से फ्रॉड हो रहा हो और फिर ड्यू डिलिजेंस हुआ हो तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता था। बट यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, एक्टिव कंसीलमेंट है, मतलब ये फ्रॉड है। और फ्रॉड की वजह से तो फ्रॉड अगर हुआ है, रिप्रेजेंटेशन की वजह से फ्रॉड नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा, फ्रॉड की वजह से अगर फ्रॉड हुआ है तो फिर वो पक्का वाइडेबल रहेगा। आया बात समझ में? और चूंकि ये वाइडेबल है इसलिए यहाँ पे क्लेम अलाउड होगा, रिसाइंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। देखो मेरे को भी चैलेंज करना सीखो, मैं आपको कंफ्यूज कर सकता हूँ, मैं इसीलिए कंफ्यूज कर रहा हूँ कि आप उस पॉइंट को पकड़ो। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? उस एक्सेप्शन का अभी क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया?
मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा किसी ने फ्रॉड किया या साइलेंस के द्वारा किसी ने फ्रॉड किया और सामने वाले ने ड्यू डिलिजेंस किया हो तो केस कहाँ पे चला जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे। बट अगर फ्रॉड के द्वारा फ्रॉड हुआ है और सामने वाला ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, उससे फिर कोई लेना, उस ड्यू डिलिजेंस की कोई अहमियत नहीं रहेगी। इट इज रिमेन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स व्हाट? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा, यस और नो। यस, नवंबर 2022 के आरटीपी में है ये क्वेश्चन। चलो बेटा, ये देख लो यहाँ पे फटाफट से। ऑन द बेसिस ऑफ एबव प्रोविजन फैक्टर द करंट कैन कम ऑन, क्या लिखा हुआ है बेटा? रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द कंपनसेशन। पढ़ूं क्या इसको? देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सेक्शन 17 नॉर्मली बोलता है कि अगर वो सांप दो वाली चीजें हो, सांप दो ही है ना? हाँ, अगर सांप दो वाली चीजें हैं तो फिर वो फ्रॉड है। बोलो हाँ या ना? पक्का? यस और नो? When a party intentionally conceal or hide some material fact, 72 स्पेसिफिकली बोल दिया यस और नो कि अगर अगर आप कोई भी चीज छुपा रहे हो जानते हुए, क्या बोला मैंने? कम ऑन, जानते हुए, यस और नो? यस। भाई जानते हुए कि वो गलत है फिर भी आप उसको छुपा रहे हो तो फिर डेफिनेटली फ्रॉड होएगा। और फ्रॉड के द्वारा, यहाँ पे आ गया बात समझ में? यस और नो? Yes. So in a case fraud is committed, the aggrieved party gets the right to resign the contract irrespective whether due diligence is made or not. I hope I am clear with this. Come on, everyone. Clear or not clear? Good. Yes. ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया फ्री कंसेंट वाला। कुछ कंसिडरेशन के पार्ट देख लें। क्या टाइम हो गया बेटा? हाँ, अभी है टाइम आराम से। हाँ, अभी और ले सकते हैं, चलेगा? कम ऑन एवरीवन। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ अभी कंसिडरेशन की कुछ केस स्टडी कवर कर लेते हैं। कैपेसिटी वाला भी था ना? चलो कैपेसिटी वाला भी कवर कर लेते हैं। ये वाला कवर कर लिया था या नहीं किया था? कैपेसिटी। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गिविंग रीजन। X age at 16 years borrowed a loan of rupees 50,000 for his personal purpose. Come on. Few months later, X had become major and could not pay back the amount borrowed on due date. The lender wants to file a suit against X. Come on. ओके, 13 क्वेश्चन यहाँ पे अभी। चलो बताओ जरा फटाफट से। ये किस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गई ये बताओ मेरे को। ठीक है, चैप्टर समझ में आ गया। इस चैप्टर के अंदर कौन से पॉइंट पे क्वेश्चन है ये? अच्छा, कैपेसिटी ऑफ पार्टी कितनी बात, किस किस चीज के बारे में बात करता है बेटा? माइनॉरिटी, अनसाउंड माइंड एंड नो डिस्क्वालीफाई, बराबर है क्या? बताओ ये वाला पॉइंट किस मुद्दे से रिलेटेड है? आर यू श्योर? कहां से समझ में आ रहा है? कहां से समझ में आया माइनर है? बराबर है। चलो यहाँ पे डन कर। अब माइनर के अंदर वो रूल्स रिगार्डिंग माइनर बहुत सारे पॉइंट बताए थे मैंने। अब बताओ ये किस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? केस स्टडी पढ़ा तो किधर से किधर पहुंचना है, सबसे पहले चैप्टर देखना है। आप वही काम कर रहे हो जो मैंने आपको बोला था, याद आ रहा है? सबसे पहले चैप्टर देखना है, फिर चैप्टर में ये देखना है कौन से पॉइंट का है, फिर उसके अंदर कौन सा पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचना है, तभी आप आंसर कर सकते हो। बताओ जरा ये किसका पॉइंट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। नो रेटिफिकेशन वाला पॉइंट है। और रेटिफिकेशन क्या बताया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। चेंज नहीं कर सकता है, वैलिड नहीं बता सकता है। बोलो हाँ या ना? बस बात खत्म हो गई। इसी पे था क्या? यस, ये देख लो बेटा, ये रहा। क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, पर रेटिफिकेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। Borrowed a loan of rupees 50,000 personal purpose. Few months later, he had become major and could not pay back the amount borrowed on due date. The lender wants to file a suit against X. बोलो जरा फटाफट से। तो इसमें आपको दोनों तरफा बात करनी पड़ेगी। नंबर वन, राइट्स ऑफ माइनर बात करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्या? राइट्स ऑफ माइनर क्या मैं बोलना पड़ेगा कि एक्स जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा, माइनर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ वैलिड तभी होगा जब वो नेसेसिटीज के लिए होगी। बोलो हाँ या ना? या तो
और एज एन एजेंट ऑफ पेरेंट्स होगा। यही केस था ना। बाकी के टाइप पे तो बाकी के केस में तो किसने किया था, पेरेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। माइनर सिर्फ इन्हीं दोनों केस में जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। बताया था नहीं बताया गया वो पूरा चार्ट, बताया था ना। यस, तो भाई माइनर के केस में तो ये है। तो बोल दिया साहब, अब इसने पर्सनल पर्पस के लिए लिया हुआ है। अब पर्सनल पर्पस में ये जो लोन ले रहा है, ना ही वो नेसेसिटीज है, एम राइट और नॉट, और ना ही वो एज एन एजेंट ले रहा है, तो डेफिनेटली ये केस जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। पिक्चर क्लियर हो गया। एक तो आप ये बात कर दो। दूसरी बात क्या कर रहा है कि लेंडर बोल रहे हैं वांट्स टू फाइल सूट अगेंस्ट एक्स व्हेन ही बिकम व्हाट, कम ऑन मेजर। बोलो हाँ या ना। तो इस पॉइंट से एक पॉइंट और निकल के आएगा, नो रेटिफिकेशन इज पॉसिबल। आई होप आई एम क्लियर। समझ में आ गया या नहीं आ गया। पूरा का पूरा चीर फाड़ डाला है हमने इस केस स्टडी को। बराबर है, देखो वही लिखा हुआ है ना। एक तो उसने बता दिया सेक्शन 11 क्या बोल रहा है, वो तीनों चीजें बता दो आप। बराबर है, माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। यस और नो। यस। देन इसके बाद इसने क्या बोला, माइनर कैन नॉट रेटिफाइड ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, ये भी लिख दिया इसने। बराबर है, ये रेटिफिकेशन वाला पॉइंट, ये माइनर वाला पॉइंट लिख दिया। बोलो हाँ या ना। और माइनर में इसने 68 भी कवर कर दिया कि वैलिड सिर्फ और सिर्फ किसके केस में होएगा बेटा, नेसेसिटीज के केस में होएगा। बोलो हाँ या ना। सारे पॉइंट इसने कवर कर लिए। बराबर है, द बोरोवर was minor at the time of taking the loan, so therefore agreement was, come on, void ab initio, है ना। और दूसरा, after attaining majority he therefore will not validate the contract nor x can ratify it। बराबर है क्या। यस। और तीसरा पॉइंट क्या लिख दिया, सिंस इट इज फॉर पर्सनल पर्पस नॉट फॉर नेसेसिटीज, हेंस लेंडर कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट एक्स फॉर रिकवरी ऑफ द लोन। मतलब इसने सारे पॉइंट कवर किए या नहीं किए बेटा। अब आप सिर्फ रेटिफिकेशन वाला पॉइंट लिख के आ जाओगे, आप सोचोगे 6 मार्क्स मिल जाए, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको, सेक्शन 11 पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रेटिफिकेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि माइनर के केस में कब कब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, वैलिड होता है। तो नेसेसिटीज के टाइम पे या जब भी माइनर जो है एज एन एजेंट ऑफ पेरेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ही वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आता है बेटा, जल्दी से डिस्कस करो। स्टेटमेंट सही है या गलत है, जल्दी बताओ। हाँ, क्यों बेटा। तो बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी कहाँ लिखा है, प्रॉपर्टी कहाँ लिखा है, माइनर इज लाइबल लिखा है, माइनस प्रॉपर्टी लिखा है क्या, लाइबल। ए क्या मजे ले रहे हो तुम लोग, मेरी इज्जत लुटा दोगे ना एग्जाम पे कसम से। माइनस प्रॉपर्टी बोला था, प्रॉपर्टी मतलब वो अपने जेब से नहीं भरेगा, जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे पे करेगा उसका पेरेंट। बोलो हाँ या ना। तो स्टेटमेंट क्या हुआ बच्चा लोग, जल्दी बोलो फटाफट, स्टेटमेंट क्या हुआ, फिर गलत, इनकरेक्ट। ये तुम लोग ना मजे ले रहे हो। ये कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का या सीए का। और सीए का मतलब क्या हुआ बेटा, प्रोफेशनल एग्जाम। और प्रोफेशनल अगर मैं पूछ रहा करेक्ट और इनकरेक्ट तो आपने क्या लिखना, फॉल्स, इनकरेक्ट लिखना बेटा। मैं एक चीज बहुत क्लियर हूं कि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आपने आंसर उसी में लिखना है। ये मैं आपको बार बार बोलता चल रहा हूँ, और कम से कम ने मैं 4-5 बार दिखा चुका हूँ। बोलो हाँ या ना। और यही छोटी छोटी गलतियां बेटा जो आप करते, मेरी बात समझो। अगर आपको मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम पढ़ाई कर रहे हो। मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी छोटी छोटी गलतियां नहीं पकड़ पा रहे हो। हाँ या ना। तो गलतियां पकड़नी बेटा, और गलतियां मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए आपकी गलतियां। ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, इनकरेक्ट। और फिर रीजन में लिखना पड़ेगा, और रीजन में लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा बेटा, सेक्शन नंबर 68। बोलो हाँ या ना। ये बताओ 64 कौन सा सेक्शन था।
भूल गए? हाँ बराबर है ना, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट वाला था। 65 क्या था बेटा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट था, बराबर है क्या? 72 क्या था बेटा? हम्म, पेमेंट पेमेंट, मनी मनी मनी, याद आया क्या? पैसा वैसा लिया तो वापस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ व्हाट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर या नॉट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, गो अहेड। ओ बहुत बड़ा है। अरे बाप रे, ये देखो 6 मार्क का क्वेश्चन आया है, ये तो बर्बाद ही कर देगा। Wait, हाँ अभी दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? जूम करो, ये दिख रहा है? अच्छा चलो आगे इसको इतना पढ़ लेते हैं। हाँ तो दिख रहा था, तो वही तो मैं भी बोला। आप लोग मोबाइल में देख रहे हो क्या? हाँ इसीलिए ना। कंप्यूटर वगैरह नहीं है क्या, डेस्कटॉप वगैरह, डेस्कटॉप लैपटॉप कुछ भी? है बेटा, लैपटॉप तो खरीद लो, सेकेंड हैंड आता है, 5-10 हजार का ले लो एक, क्या दिक्कत है? अभी देखो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना बेटा, तो लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, छोटी सी स्क्रीन में कितना देखोगे आप बताओ, कितनी पढ़ाई कर लोगे? हाँ चलो पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। एक चाहे सेकेंड हैंड ही सही, बट एक लैपटॉप आप ले लो, नहीं तो आप लोग सब लोग अपना अपना नंबर दो, मैं एक लैपटॉप भिजवा देता हूँ सबको, चलेगा? ये बोल ही नहीं रही क्लास। पक्का ले लोगे? पक्का ना, नहीं तो मैं भिजवाता हूँ लैपटॉप फिर। हाँ बेटा पेमेंट करो, मैंने भिजवाने के लिए बोला है। मैंने भिजवाने के लिए बोला है, तुम लोग देखो लॉ के प्रोफेसर से पाला पड़ा है तुम्हारा, समझ लो इस बात को। मैंने भिजवाने के लिए मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, केस मत कर देना सर, प्रॉमिस किया अभी रिच कर रहे हैं। हाँ मैंने भिजवाने की बात की थी, मैंने खरीद के भिजवाने की बात नहीं की थी। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ओके, यस। आराम से एक बार पढ़ लीजिए इसको, क्वेश्चन को। एटलीस्ट मोबाइल पे हो ना, तो रेजोल्यूशन आप बढ़ा लिया करो उसका सेटिंग में जाके, है ना, तो आपको स्क्रीन जो है वो क्लियर दिखेगी, ब्लर नहीं दिखेगा बेटा। हम्म, हाँ जी। क्या समझ में आया बताओ? बताइए जरा पहले वाले का आंसर। अच्छा ये पढ़ लिया, ऊपर वाले चलो नीचे वाला पढ़ो अभी। ये 2 पन्ने में हो गया ना, इसलिए वो थोड़ा सा गड़बड़, एक काम करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, हाँ अभी कुछ दिखेगा, अभी दिख रहा है? हाँ एवरीवन, हाँ चलो बताओ। यस कम ऑन एवरीवन। By filing a case against trustee of minor for recovery of outstanding amount with interest। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। ये सृष्टि है, ठीक है। अब माइनर है जो, ये कौन है, बच्ची है, छोटी सी बच्ची है,
सृष्टि माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हर एज। ओहो, चालाक भी है ये। क्या चालाकी कर रही है देखो, अपना एज जो है ये छुपा रही है, बराबर है। फॉल्सली मिसरिप्रेजेंटिंग हर एज मतलब ये बोल रही है कि मैं 22 की हूं, बट ये एक्चुअल में कितने की है, अभी 16 की है, बराबर है ना। ठीक है, यस। तो ये चालाक बच्ची है और ये क्या कर रही है, चालाकी के साथ एक एग्रीमेंट में घुस रही है। किसके साथ बेटा, गुप्ता के साथ। ओहो, हाँ आदमी भी खतरनाक पकड़ा है इसने। ठीक है, गुप्ता को पकड़ा है। ओनर ऑफ लैपटॉप, एसपी लैपटॉप, बराबर है क्या, हाँ या ना। ठीक है, फॉर परचेज ऑफ लैपटॉप ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू रुपीज कमान 60,000। ठीक है, on 1st August 2000 she promised to pay back the outstanding amount with interest at the rate of 16% per annum। 60,000 रुपए का क्या ले रही थी बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। ये लैपटॉप आ गया, बराबर है ना। हाँ, ठीक है, ये लैपटॉप आ गया और बोल रहे 60,000 का लैपटॉप है, और बोली कि मैं जो है कब तक मैं पे कर दूंगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 31 जुलाई। एग्रीमेंट कब कर रही है बेटा, 1 अगस्त 2021। और पेमेंट की बात कब कर रही है बेटा, 31 कमॉन जुलाई 2022, मतलब साल भर बाद, बोलो हाँ या ना, मोटा मोटी। और along with at the rate of कमॉन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कमॉन 16% बेटा पर एनम, बोलो हाँ या ना। she told him, बोलती है that in case she won't be able to pay the outstanding amount, she told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount, her father Mr. Ram, अरे बाप रे, हाँ इसके जो पिताजी थे, कौन थे बेटा, हाँ क्या हो गया, राम जो फादर है उसके, है ना, विल पे बैक ऑन हर बिहाफ। ये बोले साहब ये राम आपको पे करेंगे आफ्टर 1 ईयर इफ शी फेल्स, बोलो हाँ या ना। यहां तक समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर 1 ईयर व्हेन सृष्टि वाज आस्क्ड टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट, शी रिफ्यूज्ड टू पे द अमाउंट एंड टोल्ड द ओनर दैट शी इज माइनर। लो, मजे ले लिए इसने, एसपी लैपटॉप के मजे ले लिए इसने। क्या बोला, मैं नहीं पे करूंगी, जो करना है कर लो, क्योंकि मैं अभी क्या हूं, 16 साल की हूं, अभी मैं 18 की नहीं हुई हूं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना। यही यही बोला उसने ना, बराबर है ना। हाँ, बोल रही है, धमकी भी दे रही, नाउ ही कैन नॉट रिकवर अ सिंगल पेनी फ्रॉम हर। ओ हो, शी विल बी एडल्ट ऑन 1 Jan 2024। लो बाबा, अब ये गुप्ता क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, और गाना गा रहा था कि इंतहा हो गई इंतजार की। और इंतजार कब तक किया उसने बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 1 Jan 2024। बड़ा लंबा इंतजार किया इसने, है ना, 3-4 साल इंतजार कर डाले। ओनली आफ्टर दैट एग्रीमेंट कैन बी रेटिफाइड। उसने ये सोचा कि भैया जब ये बड़ी हो जाएगी तब जो है मैं इससे डिमांड कर लूंगा। एक्सप्लेन बाय विच, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे मिस्टर गुप्ता विल सक्सीड, क्या गुप्ता सक्सीड हो जाएगा अपना पैसा रिकवर करने में। हाँ, एक तो ये पिक्चर क्लियर कर लेना बेटा, एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे, ये पूछ रहा है एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे, ये 3 वे दिए हैं उसने, और बताओ किस वे से गुप्ता जो है अपना पैसा रिकवर कर सकता है। नंबर 1, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सृष्टि अ माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट। क्या यहां से कर सकता है, नहीं कर सकता। नो रेटिफिकेशन इज पॉसिबल, बराबर है क्या, यही आंसर आएगा ना। हेंस नॉट पॉसिबल टू, बोलो ना, रिकवर, बराबर। हाँ, अच्छा अब सेकंड वाला बताओ जल्दी से फटाफट से। बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम फादर ऑफ सृष्टि फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब यहाँ पे अगर तुम नो सर यस सर करोगे ना तो निपट जाओगे, क्योंकि मैंने बताया था फादर कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, बोलो हाँ या ना। तो आपको सिचुएशन देना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। कब पेरेंट गार्जियन रिस्पॉन्सिबल होगा ये बताओ।
कब कर सकता था? या तो नेसेसिटीज होती, बोलो हाँ या ना, और या तो एज एन कमॉन एजेंट होता। और चूंकि ये दोनों केस नहीं था इसलिए आराम से नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? यस और नो, ना ही ये नेसेसिटीज वाला केस है और ना ही ये एजेंट वाला केस है, बराबर है क्या? तो सृष्टि के फादर से भी वो नहीं 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 ये तो आप अपने से फेंक रहे हो ना बेटा। ऐसा तो फैक्ट ऑफ द केस में दिया ही नहीं, आपको आंसर किसके हिसाब से देना है? फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट में तो कहीं नहीं लिखा है कि राम, वो तो बोला करके अगर मैं नहीं पे कर पाई तो पापा से मांग लेना। पापा किधर थे? पापा को पता भी नहीं कि लैपटॉप लेने गई है, बोलो हाँ या ना। भाई बच्चा कहीं से आके कुछ भी ले आया और आप उसके पापा से मांगने जाओगे, चलेगा क्या ऐसा? सोच के देखो। नहीं चलेगा ना, बराबर है ना? यस। तो इसमें अच्छा पॉसिबल है क्या ऐसा? सोचो ना, जब आप लोग बड़े हो जाओगे है ना, आप लोग भी पापा मम्मी बनोगे, अब आपका बच्चा है जा रहा है मार्केट कुछ भी ला रहा है, बोले ना पापा मम्मी से लाना, तो आप दोगे क्या पेमेंट? बोलो जरा फटाफट से। आप दुकानदार को अलग से गाली दोगे, तूने दिया कैसे? छोटा बच्चा था। बोलो हाँ या ना। क्या मेरे से आके पूछा था तूने? क्या देने के पहले मेरे से आके पूछा था क्या तूने? नहीं पूछा था साहब, बराबर है ना? तू भाई उसी से मांग, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही बोलोगे ना। दिस वुड बी योर आंसर ओनली, बराबर है? दूसरा आंसर नहीं दोगे आप उसको, बराबर है क्या? और बहुत ज्यादा एग्रेसिव पेरेंट रहे तो उसका सामान जो भी रहेगा वो भी उठा के रख लेंगे, जा बेटा आप मैं मांगते रहियो। बराबर है कि नहीं? यस और नो? ऐसे भारतीय भारतीय इंसान ऐसे ही होता है, बराबर है क्या? तो यस डेफिनेटली आप पक्का नहीं मांग सकते हो उसे, किसी भी प्रकार से आप उसके पेरेंट्स से पैसा नहीं मांग सकते हो अनलेस नेसेसिटीज। भाई उसका पापा वहां पे अवेलेबल ना रहा हो, बच्चा बहुत बुखार रहा हो, उसने जाके दवाई ले ली हो मेडिकल से, बताओ पापा पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा बेटा? जीने मरने की बात नहीं, पक्का करेगा और ऊपर से धन्यवाद भी देगा, चाय भी पिलाएगा बैठ के, ना भाई साहब बैठो ना, हाँ कि ना? अरे बच्चे का जान बचा लिया तुमने, मैं नहीं था कोई बात नहीं, क्या हुआ पेमेंट बताओ मैं पे करता हूँ। क्या ऐसी चीजें होंगी बेटा कि नहीं होगी? हाँ बिल्कुल होगी। थर्ड वाला पॉइंट आ जाओ बेटा। चलो, by filing a case against Swisty a minor for recovery of outstanding amount after she attains maturity, होगा क्या? तो ये रेटिफिकेशन वाला बेसिकली पॉइंट यहाँ वाला है, बराबर है ना? इसने स्पेसिफिकली रेटिफिकेशन का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कोई बात नहीं, रेटिफिकेशन यहाँ पे दे रहा, इसके केस में लिख देना माइनर के साथ कोई भी किया गया एग्रीमेंट क्या होता है बेटा? वाइड हैव इन इश्यू, बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? सिंपल था, बट देखो केस स्टडी को इसने बहुत लंबा कर दिया, इसलिए आपको लगा कि भाई बहुत टफ हो सकता है, बट एक्चुअल में ये टफ नहीं था। क्लियर है एवरीवन? और यस यहाँ पे मैंने वो जो डायग्राम बनाया था बेटा, 3 डायग्राम आपके लिए मैंने बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज रेस्टिट्यूशन वाला, याद करो। नंबर 2 नेसेसिटीज वाला, जो टेबल बनवाई थी पूरी, याद है? और रेटिफिकेशन तो सिंपल मैंने बता ही दिया था, बोलो हाँ या ना। और स्पेसिफिकली बोला था कि ये दो डायग्राम जो है वो माइनर के केस में इंपॉर्टेंट है। आई होप आई एम क्लियर, पक्का 100%? यस पिक्चर क्लियर होगी बेटा, माइनर है इसलिए सक्सीड नहीं कर सकता, पेरेंट को गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? यहाँ पे देखो लिखा है क्या बेटा, ये देखो लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा है या नहीं लिखा है? वही चीज लिखे ना, इसी को कीवर्ड्स बोलते हैं। बस कीवर्ड्स याद रखो, बाकी कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, बाकी सब अपने आप कर लोगे, कीवर्ड्स याद रहेगा तो। और तीसरा क्या बोल रहा है बेटा, देखो आ गया, पिक्चर क्लियर एवरीवन? 100%। और ये सब बात कहाँ पे कही गई थी बेटा? सेक्शन नंबर 11 में, रूल्स ऑफ माइनॉरिटी, बोलो हाँ या ना। खत्म हो गई बात बेटा। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, चलो। हाँ जी बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ये केस कहाँ का है बेटा? अरे क्या हुआ? सांप सूंघ गया सभी को, कुछ भी आवाज नहीं आ रही? हाँ, चलो माइनॉरिटी में कौन सा वाला पॉइंट है बेटा ये? आगे ये बता दो।
बस इतना बता दो माइनॉरिटी में कौन सा पॉइंट टच कर रहा है, ये माइनॉरिटी वाले रूल्स का कौन सा पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मजा आएगा ये केस स्टडी पढ़ने में, आएगा ना। हाँ तो चलो जल्दी से फटाफट से बताओ, रेस्टिट्यूशन अलाउड है या नहीं है। इस केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना, दोनों ही था ना। हाँ तो दो केस में था और दो केस में नहीं था, बोलो हाँ या ना। नॉर्मली नहीं होता है बट एक्सेप्शनली दो केस में था। और कौन सा वो दो केस था बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। एक तो स्पेशल रिलीफ एक्ट बताया था, ये सुनो, दूसरा क्या बताया था, जब केस करने वाला कौन होगा, माइनर। आ गया बात समझ में, यस और नो। और सामने वाला स्क्रूपलस माइंड नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अनस्क्रूपलस माइंड मतलब वो जालसाजी धोखेबाजी करने वाला दिमाग नहीं होना चाहिए सामने वाले का, मतलब वो माइनर के साथ जेन्युइन होना चाहिए, बराबर है ना। तभी रेस्टिट्यूशन पॉसिबल होगा। अगर वो उसको धोखा देने के चक्कर में कुछ किया होगा तो रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है, बराबर है ना। चलो फटाफट से पढ़ो इसको, बताओ जरा फटाफट से क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या ये केस स्टडी मैंने पहले डिस्कस की थी। हाँ याद आया क्या, ये केस स्टडी हमने पहले डिस्कस की थी, आई एम डैम श्योर की थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये केस स्टडी मैंने एग्जैक्टली डिस्कस की थी, समझ में आ रहा है। और कॉन्सेप्ट क्या था ये बेटा, क्योंकि लैपटॉप उसके पोजीशन में था और माइनर ही प्लेंटिफ था और सामने वाले ने अनस्क्रूपलस माइंड नहीं था, बराबर है क्या। बाकी का पैसा वो रिकवर नहीं कर सकता है जो खर्चा हो गया या जो उसने ट्रिप में उड़ा दिए, पर जो लैपटॉप परचेज करके उसने अपने पोजीशन में रखा हुआ था वो रेस्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो बताओ आंसर क्या होगा इसमें, रेस्टिट्यूशन कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, जल्दी बोलो फटाफट से, फाइनल आंसर क्या होगा वो बताओ। बहुत बढ़िया, ओके। बिल्कुल सही बात है, यही बात है कि नहीं है, क्योंकि इसने पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ना। कैन द शॉपकीपर सक्सीड इन रिकवरिंग द लोन अमाउंट। वो ये नहीं पूछ रहा है कि लैपटॉप ले सकता है या जो पैसा उसने स्पेंड, क्योंकि उसने तीन चार जगह पे उसने पैसे को अप्लाई किया हुआ है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बेटा, क्या लिखना पड़ेगा देखो। प्रेजेंट केस, राहुल इज नॉट लायबल टू repay 40,000 that he has borrowed from the shopkeeper, बराबर। Yes or no? But he can be ordered by the court to return the laptop which was in his possession. तो आंसर हमेशा नो में रहेगा बेटा, याद रखना। लोन वो वापस करने के लिए लायबल नहीं है, पर हाँ कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है कि जो लैपटॉप आपके पोजीशन में है वो आप वापस कर दो। आई होप आई एम क्लियर। पक्का 100% क्लियर है ना बेटा। और ये चीज क्यों आई है बोलो जरा फटाफट से। क्योंकि माइनर क्या था, प्लेंटिव था और सामने वाला अनस्क्रूपलस माइंड नहीं था। पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर। हाँ क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड किसने किया था, माइनर ने या सामने वाले ने, माइनर ने किया था। और माइनर ही प्लेंटिव बन रहा है, बोलो हाँ या ना। नहीं नहीं, माइनर ही प्लेंटिव रहेगा ना बेटा। मेरी बात समझो, इसमें क्या हुआ है, मेरी बात समझो, इसमें क्या हुआ है बेटा। उसने एज अपना गलत बताया और वो एंटर कर गया, या सुनो। और इस केस में क्या हुआ बेटा, उसने लैपटॉप परचेज किया उससे, बराबर है क्या। लोन लिया उसने 40,000 का। ही गेव हिज एक्सपेंसिव वॉच, दिया ना। ये देखो,
है ना? वो अब अपनी वॉच लेना चाहता था, तो सामने वाले ने ये बोला कि भाई ठीक है मैं तुमको वॉच दे दूँगा बट मेरा पैसा वापस कर दो। बराबर है ना? यस और नो? सामने वाले को प्रॉब्लम था ही नहीं कि तुम मेरे को 40,000 वापस कर रहे या नहीं कर रहे। वो तो जब माइनर गया कि मेरे को मेरी घड़ी वापस करो। वो बोला नहीं मैं घड़ी नहीं घड़ी तब वापस करूँगा जब आप मेरा 40,000 रुपए दोगे। बराबर है क्या? वो बोले साहब खर्चा हो गया। बोले खर्चा हो गया तो जाओ घड़ी नहीं मिलेगी तो कौन सू किया? राहुल ने सू किया। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो ना। क्या लिखा है? लेटर ऑन राहुल रियलाइज दैट हिज वॉच वाज एक्सपेंसिव एंड ही शुड नॉट हैव गिवन लाइक दिस टू द शॉपकीपर। उसको ऐसा अंदर से फील आया कि इसको नहीं देना चाहिए था। सो ही वेंट बैक टू द शॉपकीपर एंड आस्क्ड फॉर हिज वॉच बैक। ऑल्सो ही रिफ्यूज टू रिपे द, बोला नहीं दूंगा लोन अमाउंट और मेरा घड़ी वो वापस करो। शॉपकीपर बोला नहीं 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 मतलब नहीं है एंड फाइल्स अ केस अगेंस्ट माइनर फॉर रिकवरी ऑफ द लोन अमाउंट। शॉपकीपर एग्री डिसएग्री, अच्छा वो बोल रहा है करके, ठीक है, कि फाइल्स अ केस अगेंस्ट माइनर फॉर रिकवरी ऑफ द लोन अमाउंट। कैन द शॉपकीपर सक्सीड इन रिकवरिंग द लोन अमाउंट? कर सकता है नहीं कर सकता है? बोलो जरा फटाफट। नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड किसने किया था बेटा? फ्रॉड किसने किया था? माइनर। वो कुछ किया था क्या? वो कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, भैया मेरा जो है आप पैसा वापस कर दो, आप अपनी घड़ी ले जाओ। बराबर है ना? तो कोर्ट ने बोला कि आप जो भी काम करोगे माइनर के साथ, वो वाइड एब इनिशियो है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। सो यू कैन नॉट फोर्स माइनर टू रिपे योर अमाउंट। बराबर है क्या? तो माइनर कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय लॉ टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बट क्या बोल रहा है? अगर माइनर कोई भी प्रॉपर्टी फ्रॉड्यूलेंटली मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज करता है, मतलब फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस और नो? यस, देन ही कैन बी ऑर्डर टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी। रिस्टिट्यूशन आ गया कि नहीं आ गया बेटा? क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड कौन कर रहा है? माइनर कर रहा है। पर इसके बाद ही बोला कि जो पैसा आपने खर्च कर दिया, भले ही फ्रॉड करके खर्च कर दिया, तो मैं आपके पेट के अंदर से नहीं निकाल सकता। वो मैं छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। पर जो आपके पोजीशन में है, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि एटलीस्ट जो पोजीशन में उसको वापस कर दे। बोलो हाँ या ना? पिक्चर इज वेरी क्लियर। आई होप आई एम क्लियर। यस। चल, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है। कितना टाइम हो गया? 6:34। चलिए ठीक है। सो ये लास्ट पॉइंट रहेगा अपना। चलिए कम ऑन। दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। बोलो जरा क्या मतलब है इसका? इसका कोई मतलब बताएगा क्या मेरे को? सर माइनर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है लेकिन वो अदर पार्टी को बाउंड कर सकता है। क्या? किस चीज के लिए बाउंड कर सकता है बेटा? That's a minor, he can be a beneficiary. हम्म। कमॉन कमॉन कमॉन, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। रोकना। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उसको रोक नहीं सकता है फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। मतलब कमॉन कमॉन, क्या मतलब हो गया? माइनर अदर पार्टी को क्यों कर सकता है? मतलब सू कर सकते हैं किस चीज के लिए बेटा? बेनिफिट लेने के लिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। यस और नो? भले ही माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर आपने फिर भी माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो माइनर को उस कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? ये पूरा स्टेटमेंट है उसका, एक बार पढ़ लीजिए फटाफट से। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत बात कर रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस सर। यस। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। तो इसमें कौन से दो पॉइंट आ रहे हैं बेटा? माइनर एक्ट एज अ बेनिफिशियरी में दो पॉइंट आ रहे हैं। एक तो आ रहा है बेटा एग्जांपल याद रख लीजिएगा, प्रोमिसरी नोट वाला। और दूसरा कौन सा एग्जांपल आ रहा है बेटा?
पार्टनरशिप फर्म वाला। तो जब भी बेनिफिशियरी की बात आएगी तो ये 2 पॉइंट हमेशा आप याद रखिएगा। नंबर 1 इज कौन सा बेटा? प्रॉमिसरी नोट वाला, और दूसरा जो है कम ऑन पार्टनरशिप फर्म वाला। प्रॉमिसरी नोट में क्या बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। आंसर आपके सामने है बेटा, बस आपको इंटरप्रेट करना है। कम ऑन एवरीवन। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है बेटा? बराबर है, सिंपल सा है ना। ये चेक वेक नहीं है, आपने सिंपली सर्टिफाई करके दे दिया है कि भैया हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको हम इतना अमाउंट बाद में पे करेंगे। बराबर है क्या? ठीक है, मतलब इसके बदले में अपने माइनर से कुछ लिया होगा। बराबर है क्या? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आगे बोलो। बिल्कुल सही बात है। आ गया बात समझ में? यस और नो एवरीवन? और अगर पार्टनरशिप फर्म की बात है तो क्या हो गया? लॉस का वो जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, बराबर है क्या? बट अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो जो भी शेयर उसको देने की बात कही गई है उतना शेयर माइनर को देना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ, खत्म भी हो गया। हमने 2 चैप्टर के जितने भी मेरे हिसाब से केस स्टडी थे, है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैंने कवर कर लिया है। कंसिडरेशन वाला रह गया बेटा। ठीक है, तो कंसिडरेशन वाला भी आराम से अपन किसी दिन कवर करेंगे। बट नेक्स्ट सेशन हम रखेंगे वाइड एग्रीमेंट के, जो कि अभी तक हमने कितने सेक्शंस कवर कर लिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, कहां तक पहुंच गया हूं मैं? सेक्शन नंबर कहां तक कंप्लीट कर लिया बेटा? नहीं याद आ रहा है, चलो मैं जल्दी जल्दी बोलते चलना। 2H, टू किसकी बात कर रहा था ये बता दो। टू किसकी बात कर, डेफिनेशन की। 3 किसकी बात कर रहा था? मोड ऑफ कम्युनिकेशन। 4 किसकी बात कर रहा था? व्हेन द कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीटेड। सेक्शन 5 किसकी बात कर रहा था? व्हेन द रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड। सेक्शन 10 किसकी बात कर रहा था? वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 11 किसकी बात कर रहा है बेटा? कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 12 किसकी बात कर रहा है बेटा? अनसाउंड माइंड। सेक्शन नंबर 13 किसकी बात कर रहा था? कंसेंट। सेक्शन 14 किसकी बात कर रहा है? फ्री कंसेंट। सेक्शन 15 किसकी बात कर रहा है? कोएर्सन। सेक्शन 16 undue influence. Section 17 fraud. Section 18 misrepresentation. Section 19 come on voidable contract होगा in the case of what? Come on, coercion, fraud and misrepresentation. Section 19 ए बात कर रहा voidable contract है in case of what? Undue influence. Section 20 किसकी बात कर रहा था बेटा? मिस्टेक। बराबर है, याद आया क्या? मिस्टेक, मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बराबर है क्या? 20 एंड 22 एंड 21 किसकी बात कर रहा था बेटा? मिस्टेक बाय लॉ। बराबर है क्या? 23 किसकी बात कर रहा था? जल्दी बोलो फटाफट से। अनलॉफुल कंसिडरेशन। याद आया क्या? सेक्शन नंबर 24 किसकी बात कर रहा था? पार्टली जो है वो वैलिड है, पार्टली जो है वो अनलॉफुल कंसिडरेशन है। बोलो हाँ या ना? एंड सेक्शन 25 किसकी बात कर रहा था? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट एंड कुछ एक्सेप्शंस थे, लव एंड अफेक्शंस वाला था। बोलो हाँ या ना? याद आया नहीं आया? टाइम बार डेट वगैरह ये सारा 25 तक कवर कर दिया है। और अगर अब आप देखोगे 26, 27, 28, 29, 30, बराबर है, ये वाइड एग्रीमेंट है। जहां पे आपने सेक्शन 10 में पढ़ा था स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड, क्या लिखा था? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं नहीं, क्या लिखा था वहां पे? क्या वर्ड था? हाँ, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड। बराबर है ना? मतलब क्या बोल रहा है? वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे जो कि स्पेसिफिकली जिन कॉन्ट्रैक्ट को, जिन एग्रीमेंट को स्पेसिफिकली वाइड डिक्लेयर नहीं किया गया। बोलो हाँ या ना? तो सेक्शन नंबर 26 से लेके 30 तक वो एग्रीमेंट है जो स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वाइड है। बराबर है क्या? आया ना? हाँ, तो 25 तो हो गए। 26 क्या था बेटा? मैरिज। याद आया? हाँ, रिस्ट्रेंट इन मैरिज। याद आया क्या कुछ? फिर क्या था बेटा? रिस्ट्रेंट इन ट्रेड। 27 बराबर है क्या? फिर क्या था बेटा? कुछ लीगल ऑब्लिगेशन। याद आया? 29। 30 क्या था बेटा? अनसर्टेन। अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। भूल गया, भूल गया। बोलते क्यों नहीं? भूल गया, कोई बात नहीं बेटा, ये देखो ना। और सेक्शन 31 जो था वो वैगरिंग एग्रीमेंट था। बोलो हाँ, सॉरी 30। सेक्शन 30 इज द वैगरिंग एग्रीमेंट। बराबर है क्या?
अब इसको मैं याद कराऊंगा 2 मिनट में याद हो जाएगा, देखो यही था बेटा। ये क्या बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 26 किसकी बात कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। शादी की। किसकी बात कर रहा है बेटा? शादी। पहले ये बताओ, व्यवसाय करोगे या शादी करोगे? पहले शादी होगी या दुकानदारी होगी? जल्दी बोलो फटाफट से। वाह बेटा। अभी आप दुकानदारी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना? बोलो हाँ या ना। तो बेटा ये देखो, दुकानदारी हमेशा कम ऑन शादी के बाद होगी, उसके पहले तक पढ़ाई होती है। बोलो हाँ या ना। कहने का मतलब एक याद रखो, इस सीक्वेंस में याद करना है अपने को, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? शादी करेंगे। क्या करेंगे? शादी करेंगे। अब शादी करके अपने जो वाइफ आई है, बच्चे आए, तो उनको खिलाना भी पड़ेगा ना। बोलो हाँ या ना। जो आपका परिवार है उनका भरण पोषण करोगे कि नहीं करोगे? तो भरण पोषण कैसे होएगा बेटा? भरण पोषण कैसे होएगा? हाँ, अर्न कहाँ से होएगा बेटा? ट्रेड करना पड़ेगा। समझ में आया? व्यवसाय करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बोलो हाँ या ना। किधर गया? ये रहा। सो 26 क्लियर करो। ये रहा। तो 26 ये रहा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? शादी करेंगे। क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से। शादी करेंगे। ठीक है? शादी करेंगे तो परिवार आएगा, तो परिवार को खिलाना पड़ेगा। खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेड करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अब ट्रेड में क्या होता है बेटा? कभी ना कभी कोई ना कोई कस्टमर ऐसा हो जाता है जिसके साथ गड़बड़ हो जाती है, के कोर्ट कोर्ट पे केस चला जाता है, तो लीगल प्रोसीडिंग की बात उसके बाद ही होगी। बोलो हाँ या ना। 28 में लीगल प्रोसीडिंग आ गया, बराबर है ना? तो 26, 27, 28 कैसे याद रखना है? 26 में पहले शादी करेंगे, फिर व्यवसाय करेंगे, और व्यवसाय में कोई भी अगर दिक्कत आई तो कहां पे जाएंगे बेटा? लीगल प्रोसीडिंग में। बोलो हाँ या ना। यस। अच्छा, लीगल प्रोसीडिंग में जो जजमेंट होगा वो आपके फेवर में ही रहेगा, ऐसा श्योर है क्या? नहीं, अनसर्टेन है साहब। तो अनसर्टेन आ गया। आगे आगे बात समझ में? बोलो जरा फटाफट से, तो याद हो जाएगा। 26, 27, 28, 29। बोलो हाँ या ना। तो याद रखो, या इस सीक्वेंस को याद रखो। 26 में क्या होएगा? पहले शादी, फिर दुकानदारी, उसमें को अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो लीगल प्रोसीडिंग, एंड देन लीगल प्रोसीडिंग हमेशा क्या रहेगी बेटा? अनसर्टेन। बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सुनो। अब बिजनेस क्या है? जुआ है। क्या है? जुआ। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगरिंग। आई होप आई एम क्लियर। दिमाग फिट है? पक्का? तो 30 तक का पूरा सेक्शन याद है आपको? मैं मान लूं ऐसा? पक्का? तो चलो, 26, 27, 28, 29, 30, 5 सेक्शंस को अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है एवरीवन? तो चलिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम, इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए इजाजत है। नमस्कार। ओके डियर, बाय बाय, सी यू।